Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, चलिए बहुत कंसंट्रेट होकर क्लास करेंगे। आप लोगों का क्लास स्टार्ट हुआ है। चैप्टर नंबर 10 है। बताए थे चैप्टर नंबर 10 दो भागों में बांटा हुआ है, सरफेस टेंशन और दूसरा पार्ट है विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन टर्म स्थिर लिक्विड के लिए है और विस्कोसिटी वर्ड गतिशील लिक्विड के लिए है, मूविंग लिक्विड के लिए है, मूविंग फ्लूइड के लिए है, इसमें लिक्विड और गैस दोनों आता है। तो जब लिक्विड किसी नली में, नाला में या ट्यूब में, नली में फ्लो करता है, प्रवाहित होता है, तब उसके अंदर क्या क्या टर्म यूज होता है, चलिए आज उसको हम लोग देखेंगे। और तो यहाँ पर एक नया चीज़ है आपके लिए, कंप्लीट नया चीज़ है जो हम लोग अभी के पहले तक कभी नहीं सुने थे। वो सारे नए नए टर्म आपके सामने आएंगे और उसको गंभीर से सीखेंगे। सीखने वाला टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो व्यवहारिक जीवन में भी काफ़ी इसका उपयोग होता है। उसी को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सीखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ में पढ़ना क्या है। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ना है हम लोगों को फ्लो ऑफ फ्लूइड। तरलों का प्रवाह। इस टॉपिक के अंदर हम बच्चों को जो टर्म पढ़ना है वो एक टर्म है विस्कोसिटी एंड विस्कस फोर्स। हिंदी में कहेंगे इसको श्यानता एवं श्यान बल। क्या है श्यानता, क्या है श्यान बल, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग के पास जो टॉपिक है, इस टॉपिक में समझने लायक चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। खास करके वो बच्चे जो क्लास ऑफलाइन क्लास छोड़ दिए हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास हो जाएगा। और जो भी बच्चे मेरे ऑनलाइन क्लास से जुड़े हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके हैं। तो चलिए आइए। लेकिन बहुत सारे बच्चों का क्लास किसी न किसी कारणवश से छूट गया है, तो वो बच्चे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी से, गंभीर से आप इसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि श्यानता और श्यान बल क्या है, विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स क्या है। तो कहता है तरल के प्रवाह के क्रम में, तरल पदार्थ फ्लूइड के फ्लो के क्रम में तो देखा गया है कि टू डिफरेंट लेयर्स के बीच विस्कस फोर्स लगता है। तो वो विस्कस फोर्स क्या, कैसे होता है, आइए उसको जरा समझेंगे हम लोग। सर यहाँ पर देखा जाता है, सपोज कीजिए आप कि ये नदी का निचला सतह है, जहाँ पर छोटा मोटा कंकड़ पत्थर सब है, सॉलिड पार्टिकल है, और इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। सबसे निचला लेयर ये है तुम्हारा, उसके ऊपर दूसरा लेयर ये है, उसके ऊपर और दूसरा लेयर ये है, उसके ऊपर और दूसरा लेयर ये है, उसके ऊपर और ये सब लेयर है।
इस तरह का फिगर दिखाने का मतलब हुआ कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को शो करना है, तो उस वेक्टर क्वांटिटी का जो लाइन सेगमेंट होता है, रेखा खंड की जो लंबाई है, वह लंबाई उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है, परिमाण को बताता है। तो यहाँ पर ये सारे लाइन वेलोसिटी को बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तरल पदार्थ फ्लो कर रहा है तो ये लाइन वेलोसिटी को बता रहा है। आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि यहाँ पर लाइन धीरे धीरे इसका लेंथ बढ़ते क्यों गया? बढ़ते इसीलिए गया है कि जैसे जैसे लाइन बढ़ाते हुए देखे हैं, ये बता रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इस फिगर से क्लियर होना चाहिए कि सबसे निचले वाला जो लेयर है, सबसे निचला लेयर जो ये लिक्विड लेयर है, इस लिक्विड लेयर का जो वेलोसिटी है, वह वेलोसिटी मिनिमम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। और जो ये अपर लेयर है, अपर लिक्विड लेयर, इसका जो वेलोसिटी है वह मैक्सिमम होना चाहिए। ये कैसे समझेंगे? कहा कि सर समझने लायक बात यह है कि सबसे नीचे जो लिक्विड का लेयर है, ये लिक्विड लेयर का कल्पना कैसे करेंगे? सपोज कर लीजिए आप लोगों के पास एक बुक लेके मैं आता हूँ। ये आपके पास एक बुक है। इस बुक को देखिए कि पतला पतला पेज मिलकर एक मोटे बुक का निर्माण हुआ है ना। तो सभी पेज को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इसी तरह का कल्पना किया गया कि नदी में जो पानी बह रहा है उसका मोटा लेयर है, और वो भी बुक के पेज जैसा पतला पतला लेयर से मिलकर पूरा मोटा लेयर बना है। ऐसा आप कल्पना कर सकते हो। तो ऐसा यदि कल्पना हम लोग करते हैं तो उसके अनुसार हम लोग का सोच होगा कि उसमें से ये बहुत सारे लेयर हैं। सबसे निचले लेयर को, लोअर लेयर जो है, लोअर लेयर वह सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में है, और यहाँ पर नज़दीक होने के कारण जो एडहेसिव फोर्स है वह स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उस फोर्स का इफेक्ट घटते जाएगा। तो एडहेसिव फोर्स उसको तेजी से जाने से रोकता है, लेकिन जैसे ऊपर जाते हैं थोड़ा सा इफेक्ट घट गया तो वहाँ थोड़ा स्पीड बढ़ गया, और थोड़ा ऊपर गया वहाँ भी इफेक्ट घट गया, स्पीड बढ़ गया, और थोड़ा ऊपर गया स्पीड बढ़ गया, बढ़ते गया बढ़ते गया। तो सबसे ऊपर का जो लेयर होगा, जो एयर के कांटेक्ट में होगा, वह लेयर या उस लेयर का वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम टू लेयर पर बात करें। एक लेयर हम ले लेते हैं, ये पी क्यू है इसका नाम। दूसरा लेयर ले लेते हैं आर एस। ये टू लेयर पर विचार करें तो इस पी क्यू लेयर का जो डिस्टेंस है, ये ग्राउंड से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं x1 है, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मान लेते हैं x2 है। तो इन दोनों के बीच जो ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस बोलेंगे x2 माइनस x1, कह देंगे डेल्टा x हो गया आपका। तो टू लिक्विड लेयर जो मैं सेलेक्ट किया हूँ यहाँ पर, उन दोनों लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वह स्मॉल डिस्टेंस है, और वो उसको डिनोट किया यहाँ पर डेल्टा एक्स से। अब ये जो Q है, पी क्यू, इसका वेलोसिटी मानते हैं v1, और जो आर एस है उसका वेलोसिटी मान लेते हैं v2। तो यहाँ पर आप देख के बता सकोगे v2 इज ग्रेटर देन v1। v2 ऊपर वाला लेयर है, उसके नीचे ये वो v1 हो गया। तो v2 बड़ा है v1 से, तो दोनों के बीच वेलोसिटी का जो डिफरेंस हो जाएगा वो डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा v कर देंगे।
तो V2 में V1 को आप माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा डेल्टा V। तो टू लिक्विड लेयर्स के बीच वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो डेल्टा V है, और उसके बीच जो डिस्टेंस है वो डेल्टा X है। तो इन दोनों लेयर पर विचार करें तो ये दोनों लेयर के विचार करने पर क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, लेकिन नीचे वाला लेयर स्लो चलता है, ऊपर वाला लेयर थोड़ा फास्ट है। तो वो थोड़ा फास्ट चलना पसंद करता है और नीचे वाला थोड़ा स्लो चलना पसंद करता है, लेकिन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है और वो फोर्स एक दूसरे के मोशन का अपोज करता है। तो दोनों एक दूसरे का मोशन का अपोज करेगा। जो फास्ट वाला है वो नीचे वाले को, स्लो वाले को फास्ट करने के लिए कहेगा, फास्ट चलाना चाहेगा, लेकिन जो स्लो है वो ऊपर वाले को स्लो करना चाहेगा। तो दोनों के नेचर के अगेंस्ट यहाँ पर वर्क हो रहा है। तो एक लिक्विड लेयर दूसरे लिक्विड लेयर के मोशन का अपोज कर रहा है। तो अपोज करने वाला जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम लोग कहेंगे विस्कस फोर्स, और वो फोर्स अपोज करेगा इस दिशा में, तो मान लो F लगाएगा, इसका नाम हो जाएगा विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स हो जाएगा। ये विस्कस फोर्स किसी सॉलिड बॉडी के लिए सोचे, ये मान लीजिए मेरा हाथ सॉलिड बॉडी है और ये कलम सॉलिड है, हम इसमें फोर्स लगा के खींचना, मूव कराना चाहते हैं, तो इस बॉडी और सरफेस के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स का भी काम है मोशन का अपोज करना। तो सॉलिड बॉडी में जब होता है अपोजिंग फोर्स, मोशन का अपोज करने वाला फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन, घर्षण। लेकिन जब लिक्विड लेयर के बीच ये अपोजिंग फोर्स लगता है तो इसी का नाम रखा गया है विस्कस फोर्स। हिंदी में कहते हैं श्यान बल। हिंदी में क्या कहते हैं? श्यान बल, विस्कस फोर्स। और ये बल, ये गुण, अपोज करने का जो गुण होता है लिक्विड में, फ्लूइड में, उसी गुण को, प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी। क्या कहते हैं उसको? विस्कोसिटी। तो चलिए अब ये देखते हैं यहाँ पर, अब ये विस्कस फोर्स कितना होगा। इस विस्कस फोर्स के लिए न्यूटन साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ नियम दिया है, उस नियम को देखेंगे और उस विस्कस फोर्स के लिए हम लोग फार्मूला देखेंगे। तो चलिए आइए, पहले हम लोग ये दोनों को जितना बात समझे उसको हम लोग लिखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which opposes the relative motion between two fluid layers. Fluid, two layers is known as viscosity. The force between two layers which opposes the relative motion is known as viscous force. चलिए इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। अब ये विस्कस फोर्स को डिफाइन तो कर दिए, हिंदी में लिख रहे हैं तुरंत। अब यहाँ पर एक टर्म आएगा, कुछ विस्कस फोर्स का वैल्यू कितना होएगा। तो न्यूटन साहब ने उस वैल्यू को बताने के लिए एक टर्म यूज किया है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट भी एक टर्म आता है,
उसको भी हम लोग को देखना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। तो फिर इसको हिंदी में लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। प्यारे प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आप मन लगा के देखेंगे, मन लगा के क्लास करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सीखने लायक चीज़ है, समझने लायक चीज़ है। व्यवहारिक लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो चलिए यहाँ तक आप कर लिए होंगे। अब यहाँ पर इसको हम लोग हिंदी में भी लिख के तब आगे बढ़ेंगे। कहता है तरल पदार्थ का वह गुण जो प्रवाह के क्रम में दो सतह के बीच बीच के आपेक्षिक गति का विरोध करता है, कमा तरल का श्यानता कहलाता है। और उसके बीच लगने वाला विरोधी बल को श्यान बल कहा जाता है। आइए उस बल को समझने के लिए, उस बल के मान को जानने के लिए हमें एक टर्म जानना है, सीखना है यहाँ पर। और वो टर्म एक तो आएगा आपका वेग प्रवणता। वेग प्रवणता इंग्लिश वर्ड है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या टर्म है, आइए हम लोग यहाँ सीखेंगे। विस्कस फोर्स को बताने में इसका इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा था फिगर में, उस फिगर पर हम लोग को कंसंट्रेट करना है। टू लिक्विड लेयर्स के बीच वेलोसिटी का जो डिफरेंस है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है, उसका जो रेशियो है, उसी को वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा गया है। तो जैसा समझे, फिगर को देखकर समझ में आ रहा है कि पी क्यू और आर एस जो दो लिक्विड लेयर है, फ्लूइड लेयर है, उसके बीच वेलोसिटी का डिफरेंस है डेल्टा बी और उसके बीच का डिस्टेंस है डेल्टा एक्स। राइट। तो यहाँ पर मैं कह सकूंगा कि सर जब दो लेयर के बीच डिस्टेंस डिस्टेंस डेल्टा एक्स है तो वेलोसिटी डिफरेंस कितना है? वेलोसिटी डिफरेंस डेल्टा भी है। और यदि डिस्टेंस यूनिट हो तो वेलोसिटी डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा भी बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो यूनिट डिस्टेंस पर जो लिक्विड लेयर है, उस दोनों के बीच जो वेलोसिटी डिफरेंस होता है, उसी को कहा गया है वेलोसिटी ग्रेडियंट। टू लिक्विड लेयर के बीच का डिस्टेंस यूनिट हो
और वहाँ पर वेलोसिटी का डिफरेंस जो भी होगा उसी का नाम रखा गया, उसी को कहा गया है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं द रेशियो ऑफ वेलोसिटी डिफरेंस between two liquid layers to the distance between two layers is known as velocity gradient. Velocity gradient. तो यहाँ पर कहा गया है तो लिक्विड लेयर्स के बीच वेग का अंतर तथा दूरी के अनुपात को वेग प्रवणता कहा जाता है। तो यहाँ पर तो आपने देख लिया है कि ये रेशियो ये है। इसका मतलब पूछेंगे आपसे कि बाबू वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलो कितना होगा, आप बच्चों को बोलना होगा यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा x। इसको हम लोग dv बाय dx पे लिख सकेंगे जरूरत पड़ने पर। तो वेरी स्मॉल अंतर और स्मॉल डिस्टेंस होगा तो उस समय हम dv बाय dx भी लिख सकते हैं। यह कांस्टेंट होता है, यह हमेशा क्या होता है, किसी खास लिक्विड के लिए कांस्टेंट होता है। लिक्विड बदल देंगे तो ये बदल जाएगा, लेकिन किसी खास लिक्विड के लिए कोई भी दो लेयर के बीच बात करेंगे, ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पर कोई भी दो लेयर, चाहे यहाँ पर सोचा जाए, चाहे यहाँ सोचा जाए या यहाँ सोचा जाए, कहीं भी दो लेयर के बीच सोचेंगे तो सभी के लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है। चलिए अब यहाँ पर से इसका हम लोग SI यूनिट बात करें क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। डेल्टा v वेलोसिटी हो गया तुम्हारा मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस का हो गया मीटर, तो कैंसिल हो जाएगा मीटर, तो बोलेंगे पर सेकेंड। पूछेगा आदमी हम लोग कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का SI यूनिट क्या होगा, तो हम बच्चों का जवाब होगा पर सेकेंड। अब कहेगा इसका डायमेंशन बता दीजिए। ऑब्जेक्टिव सबको एक क्वेश्चन आता है, डायमेंशन बोल दीजिए। तो वेलोसिटी का होता है सर LT माइनस 1 बाय L हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा T माइनस 1। तो आप लोग के लाइफ में T माइनस 1 और भी बहुत सारे टर्म है जिसका डायमेंशन होता है। जैसे मैं बोल देता हूँ आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का भी डायमेंशन होता है T माइनस 1, फ्रीक्वेंसी का भी। और एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, उसका भी डायमेंशन होता है T माइनस 1। तो याद रखिएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये तीनों टर्म का डायमेंशन आप क्या जानते हैं, T माइनस 1। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से, तब मैं आपको बताऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन साहब ने विस्कोसिटी के लिए क्या नियम दिया है वो अब हम लोग को देखना है। चलिए एकदम ईमानदारी से कंसंट्रेट होकर जुड़े रहिए। यस विकास जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। आपको समझाने के लिए मैं एकदम गांव का एक एग्जांपल देता हूं।
ग्रामीण क्षेत्र का एग्जांपल दूंगा। आपका कहना है कि दोनों लेयर जब एक ही दिशा में जा रहा है तो सर अपोज करने वाला फोर्स कहाँ से लगेगा, ये आपके सोच से बाहर हो गया। मैं बहुत गौर करके उसमें बोलने का कोशिश किया था। आइए मैं आपको समझा रहा हूँ। सारे बच्चे और भी किसी के मन में प्रश्न हो तो आप जवाब देख सोचेंगे, ढूंढेंगे। मैं आपको एकदम व्यवहारिक एग्जाम्पल देता हूँ। गांव घर में आप किसान को देखे होंगे। किसान भाई साहब जो होते हैं खेती करते हैं हल बैल के द्वारा। आप कल्पना कीजिएगा, गौर से देखिएगा, पूरा मन लगा के। मैं यहाँ पर बैल का कल्पना कर लिया। किसान लोग क्या करते हैं, दो बैल लेते हैं और दोनों बैल के कंधा पर एक बांस का खंभा को बांध देते हैं और उसके साथ हल को सेट करते हैं। यहाँ पर किसान होगी, आइए। ये किसान भाई साहब हल को पकड़ते हैं और डंडा लेके उगाते हैं। ये बैल का नाम दिया ए, इस बैल का नाम दिया बी। ये जो बैल आपका है ये थोड़ा सा तेज है, चलता है तेजी से, और ये बैल जो है थोड़ा सुस्त है। कल्पना कीजिएगा, गंभीर से सोचिएगा। जब ये किसान इसको खेती करने के लिए खेत में ले जाता है तो देखते हैं कि ये तेज चलने वाला थोड़ा सा आगे भागना चाहता है तेजी से, और ये तो स्लो वाला पीछे रह जाता है। तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो किसान गुस्सा में आके जो पीछे रहता है उसको डंगाता है डंडा लेके, तो वो तो तेजी से हड़बड़ करके निकलता है। लेकिन वास्तविकता ये हुआ कि इसका तो नेचर है स्लो का, स्लो चलने का, और ए का नेचर है थोड़ा तेज चलने का। तो तेज चलने का जब नेचर होता है तो तेजी से भागेगा, ये धीरे चलेगा। तो दोनों एक दूसरे का अपोज किया या नहीं किया? हाँ सर। ये ए बी ए वाले से कहता है रे भाई थोड़ा धीरे चल, तेज धीरे चल, तुमने तेज चलने से मेरा मार खाते हैं। और लेकिन ए का कहना है भाई मेरे नेचर है तेज चलने का, आप थोड़ा तेज चलने का कोशिश करो। तो ये ए बी को तेज चलने कह रहा है और बी ए को स्लो करने के लिए कह रहा है। तो दोनों एक दूसरे के नेचर का विरोध कर रहा है। तो भाई मेरे यहाँ पर भी दो लेयर का बात हो रहा था। ये थोड़ा तेज था और ये लेयर थोड़ा स्लो था। इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2 माने थे, और आपने कहा था कि v2 ग्रेटर देन v1। तो ये सुस्त हो गया तुम्हारा और ये थोड़ा तेज हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 सेकंड में 2 मीटर यदि जा रहा है तो ये 1 सेकंड में 1.5 मीटर जा रहा है। फिर अगले 2 सेकंड में ये 4 मीटर पर पहुंच जाएगा, ये अगले 2 सेकंड में 3 मीटर पर पहुंचेगा। तो निश्चित रूप से एक थोड़ा सा आगे भाग जाएगा, एक तो पीछे रहेगा। तो दोनों एक ही दिशा में जरूर है, लेकिन फिर भी क्या होगा, अपोज होगा वहां पर। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसके सापेक्ष ये अपोज कर रहा है, इसको इसके अपोज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है रिलेटिव मोशन। यहाँ पर शब्द यूज हुआ है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा ये फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, एक दूसरा का वो इसका अपोज करता है। तो क्या विकास जी आपने फॉलो किया? यदि आपने फॉलो किया तो जल्दी हमें बताएंगे या सुनो जवाब देकर। विकास जी जल्दी से सोचने का कोशिश करेंगे। दोनों एक ही दिशा में गति कर रहा है, फिर भी एक दूसरे का अपोज हो रहा है। अपोज क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तेज चलता है, एक स्लो चलता है। तो विकास जी हमको जवाब देंगे या सुनो में जल्दी से। विकास जी का क्वेश्चन था, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब चलिए यहाँ पर जल्दी से हम लोग देखते हैं।
न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में क्या कहता है? तो न्यूटन साहब का दो स्टेटमेंट है। न्यूटन साहब ने कहा है विस्कस फोर्स श्यान बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड लेयर। मतलब विस्कस फोर्स का सिंबल क्या दिया है? एफ, समानुपाती एरिया का सिंबल क्या है? ए। लिक्विड की सतह का एरिया, छोटा सा सतह है तो कम बल लगेगा, अधिक सतह बढ़ा देंगे, अधिक कांटेक्ट नंबर बढ़ेगा, अधिक फोर्स लगेगा, और एरिया बढ़ा देंगे, फिर कांटेक्ट नंबर बढ़ेगा दोनों का। तो एक लिक्विड लेयर छोटा एरिया में है तो कम संपर्क बिंदु है, कम बल लग रहा है, एरिया बढ़ा देंगे, संपर्क बिंदु बढ़ेगा, बल अधिक बढ़ेगा। तो यहाँ पर एरिया बढ़ाने पर बल बढ़ेगा, एरिया घटाने पर बल घटेगा। इसलिए कहा श्यान बल सतह के लिक्विड लेयर के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। श्यान बल क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर श्यान बल बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटाने पर श्यान बल घटेगा। दूसरा बात उन्होंने कहा विस्कस फोर्स is directly proportional to the velocity gradient. मतलब यहाँ पर कह रहा है श्यान बल F समानुपाती वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा V बाय डेल्टा x। ये बात हुआ। दोनों को अलग अलग लिखे हैं लेकिन ये दोनों एक साथ लागू होगा। तो दोनों को जैसे एक साथ लागू करेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिएगा, तो मैं कहूँगा F प्रोपोर्शनल टू A इंटू डेल्टा V बाय डेल्टा x। एक साथ दोनों लागू हो गया ये। तो यहाँ पर से हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शनल सिंबल को इक्वल में बदलेंगे। प्रोपोर्शनल सिंबल को जब आप यहाँ पर इक्वल में बदलेंगे तो कोई कांस्टेंट हो जाता है, और वो कांस्टेंट यहाँ पर होता है ईटा पत्थर। ईटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ईटा। ये जो एन का पुच्छर लंबा कर दिए हैं उसको पढ़ेंगे ईटा। ईटा एक कांस्टेंट टर्म हुआ लिक्विड के लिए। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे यही हो गया तुम्हारा विस्कस फोर्स का सूत्र। विस्कस फोर्स कितना लगता है लिक्विड लेयर के बीच, यही फार्मूला हुआ आपका, जिसमें से कुछ नया बातें आपके सामने आया। जहाँ पर आप कह सकते हो जहाँ ईटा किसी खास द्रव के लिए कांस्टेंट, ईटा किसी खास द्रव के लिए कांस्टेंट होता है। ईटा किसी खास द्रव के लिए कांस्टेंट होता है, जिसे कुछ कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, ये भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है सर, तो इसके बारे में हम लोग यूनिट डायमेंशन बता सकते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ईटा बराबर F बाय A इंटू डेल्टा V बाय डेल्टा x हो जाएगा। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए सूत्र बन गया, यहीं से निकल के ये आया है। तो यहाँ पर कहेंगे अब इसका SI यूनिट बताओ जल्दी से। तो SI यूनिट या पहले डायमेंशन बोल देते हैं हम लोग। डायमेंशन ऑफ ईटा, तो सर आपका हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2, ऊपर में फोर्स है उसका डायमेंशन MLT माइनस 2, और नीचे में एरिया है, एरिया का डायमेंशन L2, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन आपने देखा T माइनस 1। सॉल्व कर दीजिए, इसका जवाब हो जाएगा ईटा का डायमेंशन हो जाएगा आपका
L-1 T-1, ये आपका हो गया डायमेंशन हो गया आपका। L ऊपर में 1 - 2 - 1 T-2 + 1 - 1 आपका हो जाएगा यहाँ पर। अब आपसे मैं पूछूंगा यहाँ पर कि सर SI यूनिट का बात करिए तो जरा सा। SI यूनिट ऑफ ईटा, SI यूनिट ऑफ ईटा आपका क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ ईटा जब का बात करेंगे तो आपको वहाँ हो जाएगा फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी ग्रेडियंट का पर सेकेंड। तो इसको अरेंज करेंगे तो मैं कहूँगा इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोल दोगे पास्कल, ये प्रेशर हो जाएगा पास्कल इंटू सेकेंड, याद रखिएगा। फिर कहेंगे सर CGS यूनिट, CGS यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन के बदले लिखेंगे डायन, न्यूटन के बदले क्या लिखेंगे? डायन। न्यूटन के बदले क्या लिखेंगे? डायन। और मीटर की जगह क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं डायन, न्यूटन की जगह मीटर की जगह पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये हो गया। इसको बोला गया है पॉइज, POISE पॉइज, याद रखिएगा POISE पॉइज, POISE पॉइज बोला गया है। आप बच्चे से पूछ लेगा कोई CGS यूनिट क्या है तो माय डियर बच्चों आपका जवाब होगा पॉइज। SI यूनिट क्या है बाबू? पास्कल सेकेंड। तो क्या सर इसके बीच कोई संबंध होता है क्या? हाँ, दुनिया में कोई फिजिकल क्वांटिटी हो उसके SI यूनिट और CGS यूनिट के बीच रिलेशन होता है जिसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए उसको 2 मिनट में देख लें जल्दी से। यहाँ पर यदि कोई आदमी कहेगा आपको अरे बाबू ईटा का वैल्यू मान लो कहीं पर दिया है 1 न्यूटन पर मीटर सेकेंड है, पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड है, तो इसको बदलना है CGS में। तो न्यूटन के बदले लिखेंगे 10⁵ डायन, मीटर के बदले लिखेंगे 10⁻⁻² सेंटीमीटर होल स्क्वायर इंटू सेकेंड रहेगा। तो सॉल्व करिए कि देखिएगा उसको, ये आ जाएगा 10, 2 × 2 = 4, 5 - 4 1, 10⁻1 10 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ये हो जाएगा 10 पॉइंट। इस तरह से हम लोग को ध्यान में रखना है। ये बात आपका कंप्लीट हो गया, इसको तैयार कर लेना है आपको। तो 2 × 4 - 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बातें आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको आप लिख लीजिए, याद रखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। इसको 2 बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। फर्स्ट पार्ट में इतना ले लीजिए, सेकंड पार्ट में फिर ले लीजिएगा तेजी से। वाच मतलब क्या है, साइंटिस्ट के नाम के आधार पर माना गया है। अब कहेंगे न्यूटन का मतलब क्या है, तो न्यूटन क्या होता है वास्तव में, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पर माना गया। उसी प्रकार से यहाँ पर डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, इसको क्या माना गया, पॉइंट। जैसे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या माना गया, पास्कल। यहाँ पर डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड को माना गया पॉइंट, साइंटिस्ट के नाम पर, यही है।
तो सीजीएस यूनिट बोलेंगे तो पॉइज बोलेंगे, ऐसा यूनिट बोलेंगे तो पास्कल सेकंड बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच क्या संबंध हुआ? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड बराबर 10 पॉइज होता है। जो न्यूमेरिकल बनाने में, आगे क्वेश्चन पढ़ने में वो आसानी होगा, हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, उम्मीद है बबीता देवी, जो भी बच्चे हैं समझ गए होंगे। समझ गया तो जल्दी बोलिए यस। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। कुछ ही देर में आपका क्लास शुरू होने वाला है, दूसरा क्लास, और वो क्लास है 7:15 में शुरू हो जाएगा। 3 मिनट बचा हुआ है, अगला लेक्चर आपके सामने आएगा। वो लेक्चर को एंजॉय कीजिए, मजा लीजिए।